साहब, आज सुबह से कोई सवारी नहीं मिली है। आप मेरी गाड़ी पर बैठ जाइए। आपका जो मन हो वही दे दीजिए। ये उस ऑटो वाले का आखिरी शब्द था। रेलवे स्टेशन के पास एक बूढ़ा ऑटो ड्राइवर ट्रेन से उतरते हुए लोगों को आशा भरी नज़रों से देख रहा था, जैसे कह रहा हो, कोई तो मेरी भी ऑटो में आकर बैठे। वे लोगों को कहता, आप मेरी गाड़ी में बैठिए। लेकिन कोई उसके ऑटो पर नहीं बैठा, क्योंकि उसके ऑटो कुछ टूटी हुई थी। वह लोगों को कहता, आप मुझे कुछ कम पैसे दे देना, लेकिन आप मेरे ऑटो में बैठ जाओ। लेकिन लोगों ने उसकी बातों को अनसुना कर नए ऑटो में बैठ गए। वह मन ही मन सोच रहा था, आज भी भूखा पेट सोना पड़ेगा। ये सोचकर स्टेशन के पास जाकर बैठ गया। भूख के कारण बुजुर्ग ऑटो ड्राइवर की हालत अब और भी खराब हो गई थी। दिन धीरे धीरे ढल रहा था और उसके चेहरे पर थकान और बेबसी का साया झलक रहा था। रेलवे स्टेशन पर भीड़ भाड़ कम होने लगी थी, लेकिन किसी ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। वे हर स्टेशन से निकलने वाले लोगों से यही कहते हैं, साहब, आप मेरी गाड़ी पर बैठ जाएं, जो मन हो वही दे जाए। बुजुर्ग ऑटो ड्राइवर रेलवे स्टेशन के कोने में बैठा हुआ अब और थकान महसूस करने लगा। उसकी बूढ़ी आंखें किसी सवारी के इंतज़ार में बार बार सड़क की ओर देखती, लेकिन उसकी पुरानी और टूटी फूटी ऑटो को कोई भी नज़रअंदाज कर आगे बढ़ जाता। वह भूख और थकान से चूर हो चुका था, लेकिन फिर भी उम्मीद की एक किरण के साथ बैठा रहा कि शायद कोई उसकी ऑटो में बैठेगा और उसे आज कुछ पैसे मिल जाएंगे। वह सोच रहा था कि घर पर उसकी पत्नी उसकी राह देख रही होगी। उसको आज भी खाली हाथ जाना होगा। तभी अचानक उसकी सांसें थमने लगी। उसे महसूस हुआ कि अब वह चलने की हालत में नहीं है। उसने अपने हाथों से अपने सीने को पकड़ते हुए धीरे से सिर झुकाया और वहीं बैठा रह गया। उसकी आंखें अब भी सड़क पर थी, मानो अब भी वह किसी सवारी का इंतज़ार कर रहा हो। कुछ समय बाद स्टेशन पर सफाई कर्मचारी उसकी तरफ आया। उसे अजीब लगा कि वह बूढ़ा ऑटो ड्राइवर अब भी उसी हालत में बैठा है जैसे पहले था। जब वह करीब गया तो उसने पाया कि ऑटो ड्राइवर की सांसें रुक चुकी थी। वह उसी ऑटो के पास जिसके साथ उसने अपनी पूरी ज़िंदगी बिताई थी, सवारी का इंतज़ार करते करते दुनिया से चला गया। उसकी टूटी हुई ऑटो उसके संघर्ष और मेहनत की गवाह बनी खड़ी रही, लेकिन अब उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। लोग उसे देखते हुए बस गुजरते गए, लेकिन उसकी कहानी वहीं ख़त्म हो चुकी थी। इंतज़ार एक सवारी का और मसला दो रोटी का। मौत ने दोनों सवाल ख़त्म कर दिया। ये घटना समाज के उस क्रूर पहलू को उजागर करती है, जहां आर्थिक और भौतिक स्थिति के आधार पर व्यक्ति की योग्यता और उसकी मेहनत को नज़रअंदाज किया जाता है। बूढ़ा ऑटो ड्राइवर अपनी टूटी फूटी ऑटो के कारण उपेक्षा का शिकार हुआ, जबकि उसका उद्देश्य केवल अपनी जीविका चलाना था। इस त्रासदी में न केवल उसकी गरीबी ने उसकी जान ली, बल्कि समाज की संवेदनहीनता और उपेक्षा ने भी उसे तिरस्कृत किया। ये घटना हमें इस बात पर विचार करने के लिए बाध्य करती है कि हमें अपनी सहानुभूति और सहयोग उन लोगों के प्रति भी बनाए रखना चाहिए जो संघर्ष कर रहे हैं, चाहे उनकी आर्थिक स्थिति या साधन कितने ही सीमित क्यों ना हो। अब दूसरी कहानी। बेटा, तू बच्चों का नाश्ता बना, इतने में इन्हें तैयार कर देता हूँ, फिर तू वात्सल्य का लंच लगा दियो। मैं इन्हें बस तक छोड़ आऊँगा। नरेश जी अपनी बहू दिव्या से बोले। नहीं नहीं पापा जी, मैं कर लूँगी, आप बैठिए, मैं बस अभी आपकी चाय बनाती हूँ, दिव्या बोली। अरे बेटा, बन जाएगी चाय, मुझे कौन सा कहीं जाना है।
तू पहले इन सब कामों से फ्री हो, तब तक मैं इन शैतानों को रेडी करता हूँ। नरेश जी हंसते हुए बोले। दिव्या हैरान थी। जो पापा जी माँ के रहने पर एक गिलास पानी खुद नहीं लेते थे, आज उनके जाने के 15 दिन बाद ही उसकी हर काम में मदद कर रहे हैं। असल में दिव्या के परिवार में दिव्या के पति, सास, ससुर और 2 बच्चे, 6 साल का काव्य और 3 साल की आव्या थे। जब से दिव्या शादी होकर आई, उसकी सास ने उसे बेटी की तरह रखा, घर के कामों में सहयोग दिया। यूँ तो दिव्या के ससुर नरेश जी भी बहुत प्यार करते थे उसे, पर उसने कभी अपने ससुर को खुद से कोई काम करते नहीं देखा। अभी 15 दिन पहले दिव्या की सास का अचानक हृदय गति रुकने से देहांत हो गया था। तब बच्चों की छुट्टियां थी और दिव्या के पति वात्सल्य ने अवकाश लिया था। आज सभी वापस से जा रहे थे, क्योंकि वात्सल्य का ऑफिस दूर था तो उसे जल्दी निकलना पड़ता था और नरेश जी रिटायर हो चुके थे तो घर में ही रहते थे। लाओ बेटा, बच्चों का दूध दो, नरेश जी बच्चों को तैयार करके बोले। बच्चों का दूध और टिफ़िन दे दिव्या वात्सल्य का खाना पैक करने लगी। साथ साथ उसका नाश्ता भी तैयार कर रही थी और एक गैस पर चाय चढ़ा दी उसने। लो वात्सल्य, तुम्हारा नाश्ता। पापा जी आपकी चाय। आप नाश्ता तो अभी देर से करोगे, दिव्या बोली। दे ही दो बेटा, तुम्हारा भी काम निपटे, वरना दोबारा रसोई चढ़ानी पड़ेगी, नरेश जी बोले। नरेश जी रोज़ दिव्या की ऐसे ही मदद करने लगे। दिव्या को कभी कभी बुरा भी लगता और वो मना करती, पर वो प्यार से उसे कहते, कोई बात नहीं बेटा, सुनो आप पापा जी से बात करो ना, कोई बात है जो उन्हें परेशान कर रही है। एक रात दिव्या वात्सल्य से बोली, क्यों, कुछ हुआ क्या? पापा ने कुछ कहा तुम्हें? वात्सल्य बोला, नहीं, पर जो इंसान एक गिलास पानी भी नहीं लेता था खुद से, वो मेरे साथ इतने काम कराए, कुछ तो गड़बड़ है। दिव्या बोली, अरे तुम्हें कोई परेशानी हो तो तुम खुद पूछ लो ना, वात्सल्य बात टालता हुआ बोला। वात्सल्य तो सो गया, पर दिव्या को नींद नहीं आ रही थी। वो उठकर बाहर आई तो देखा पापा के कमरे की लाइट जल रही है। पापा जी आप सोए नहीं? अब तक तबीयत तो ठीक है आपकी? दिव्या कमरे का दरवाज़ा खटखटा कर बोली। अरे दिव्या बेटा, अंदर आ जाओ। क्या बात है, तुम इस वक्त जाग रही हो? आओ बैठो। नरेश जी बोले, मुझे नींद सी नहीं आ रही थी तो सोचा थोड़ा टहल लूँ। पर आप क्यों जगे हैं? दिव्या बोली, बस ऐसे ही बेटा, मुझे भी नींद नहीं आ रही थी। नरेश जी बोले, पापा आपसे एक बात पूछनी थी। दिव्या हिचकते हुए बोली, हाँ बेटा बोलो, संकोच क्यों कर रही हो? नरेश जी बोले, पापा जी मुझसे कोई गलती हुई है क्या? आप मुझसे नाराज़ हैं या मेरी कोई बात बुरी लगी आपको? दिव्या बोली, नहीं तो बेटा, पर क्यों पूछ रही हो तुम ऐसा? नरेश जी हैरानी से बोले, पापा जी इतने दिन से देख रही हूँ आप मेरी हर काम में मदद करते हैं, जबकि मम्मी जी के समय आप एक गिलास पानी भी नहीं लेकर पीते थे। दिव्या सिर नीचा कर बोली, हाँ हाँ हाँ, तो तुम्हें लगा मैं तुमसे नाराज़ हूँ? देखो बेटा, जब तक तुम्हारी सास थी वो तुम्हारी मदद को थी, अब वो नहीं है तो मुझे दोहरी जिम्मेदारी निभानी है। मेरे लिए जैसे वात्सल्य वैसे तुम, जैसे मैं उसकी सुख सुविधाओं का ध्यान रखता हूँ, तुम्हारा रखना भी मेरा फ़र्ज़ है। नरेश जी प्यार से बोले, पापा जी। दिव्या आंखों से आंसू भर केवल इतना बोली, हाँ बेटा, अब माँ और बाप दोनों की जिम्मेदारी मुझे उठानी है। तुम्हें सुबह इतने काम होते हैं, वात्सल्य भी मदद नहीं कर पाता है, तो मेरा फ़र्ज़ है कि मैं अपनी बेटी की थोड़ी मदद कर उसकी कुछ परेशानी तो हल कर सकूं। समझी बुद्धू, मैं नाराज़ नहीं हूँ तुमसे। नरेश जी प्यार से दिव्या का सिर पर हाथ फेरते हुए बोले। दिव्या अपने ससुर के गले लग गई। आज उसमें अपने ससुर में अपने मृत पिता नज़र आ रहे थे। सच में पिता पिता ही होता है, फिर चाहे ससुर के रूप में क्यों ना हो। दोस्तों, आशा करती हूँ ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस कहानी के बारे में आपके क्या विचार है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।
कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए थैंक यू। राम राम, राधे राधे।